पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा का भारतीयकरण करने के लिए प्रयासरत है। पश्चिमीकरण से भारतीय शिक्षा की मुक्ति और भारतीय शिक्षा की पुनर्प्रतिष्ठा करना ही इन प्रयासों का स्वरूप है। इस कार्य के लिए विद्यापीठ ने चरणबद्ध योजना बनाई है। इस योजना का प्रथम चरण है भारतीय शिक्षा विषयक अध्ययन, अनुसंधान, साहित्य निर्माण और विमर्श। भारतीय ज्ञानधारा जिन शास्त्र ग्रंथों में सुरक्षित है, उन शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा सके, उस रूप में उसका पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से अनुसंधान उसे विद्वानों और सामान्य जनों के लिए सुलभ बनाने हेतु साहित्य निर्माण और उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता किस प्रकार बढ़ाई जाए, इसका विचार करने हेतु विद्वानों और कार्यकर्ताओं का विमर्श इस प्रकार से कार्य चलता है। साहित्य निर्माण के क्षेत्र में विद्यापीठ ने अब तक भारतीय ज्ञानधारा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला के नाम से 100 पुस्तिकाओं का निर्माण किया है। साथ ही परिवार जीवन से संबंधित विषयों को लेकर 5 संदर्भ ग्रंथ निर्माण किए हैं। विद्यापीठ का मत है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन के साथ प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है और वह आजीवन चलती है। वह परिवार में शुरू होती है। व्यक्ति के जीवन विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवार में ही होता है। घर भी एक महत्वपूर्ण पाठशाला है। परिवार विषयक ये 5 ग्रंथ गृहशास्त्र, अधिजन शास्त्र, आहार शास्त्र, गृह अर्थशास्त्र और गृहस्थ आश्रमी का समाज धर्म शिक्षा विषयक संदर्भ ग्रंथ हैं, जिनका क्रियान्वयन का क्षेत्र घर और समाज है। इसी कड़ी में आगे विद्या केंद्रों, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा विषयक 5 संदर्भ ग्रंथ निर्माण करने की योजना बनी। सन 2015 के प्रारंभ में बनी इस योजना की आज लगभग 2.5 वर्ष के बाद सिद्धता हो रही है और देश के शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत विद्वजनों के सम्मुख इन्हें प्रस्तुत करते हुए हम हर्ष और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रंथ 400 पृष्ठों का है। ये ग्रंथ इस प्रकार हैं: भारतीय शिक्षा, संकल्पना एवं स्वरूप, शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान, भारतीय शिक्षा के व्यवहारिक आयाम, पश्चिमीकरण से भारतीय शिक्षा की मुक्ति, वैश्विक संकटों का निवारण, भारतीय शिक्षा। शिक्षा का भारतीयकरण करने हेतु जितने अंगों से विचार करना चाहिए, उन सभी अंगों का विचार करने का प्रयास इन ग्रंथों में किया गया है। यद्यपि इन 5 ग्रंथों में पश्चिमीकरण से शिक्षा की मुक्ति एक ग्रंथ है और वह चौथे क्रमांक पर है, तो भी शिक्षा के भारतीयकरण का विषय इससे या इससे भी पूर्व से प्रारंभ होता है। शिक्षा के पश्चिमीकरण से मुक्ति का विषय तो तब आता है जब शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ हो। भारत में शिक्षा के पश्चिमीकरण का मामला 500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, जब यूरोपीय देशों के लोग विश्व के अन्य देशों में जाने लगे। 15वीं शताब्दी के अंत में वे भारत में आए। भारत में स्थिर होते होते उन्हें 100 वर्ष लगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और आज की 2 स्थिति का प्रारंभ हुआ। वह लूट के उद्देश्य से आई थी। लूट निरंतरता से बिना अवरोध की होती रहे, इस दृष्टि से उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार भारत भी करता था। धर्मपाल जी लिखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में चीन और भारत का मिलकर विश्व व्यापार में 73% हिस्सा था। अतः भारत को भी व्यापार का अनुभव कम नहीं था, परंतु भारत को नीति धर्म के अनुसार व्यापार करने का अनुभव और अभ्यास था। ब्रिटिशों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा ही नीति थी, अतः व्यापार के नाम पर वे लूट ही करते रहे। व्यापार भी अनिर्बंध रूप से चले, इस हेतु से उन्होंने राज्य हथियाना प्रारंभ किया। ब्रिटिशों का दूसरा उद्देश्य था भारत का ईसाईकरण करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वनवासी, गिरिवासी, निर्धन लोगों को लक्ष्य बनाया, वर्ग भेद निर्माण किए, भारत की समाज व्यवस्था को ऊंच नीच का स्वरूप दिया, एक वर्ग को उच्च और दूसरे वर्ग को नीच बताकर उच्च वर्ग को अत्याचारी और नीच वर्ग को शोषित और पीड़ित बताकर पीड़ित वर्ग की सेवा के नाम पर ईसाईकरण के प्रयास शुरू किए। उनका तीसरा उद्देश्य था भारत का यूरोपीकरण करना। उनके पहले उद्देश्य को स्थायी रूप देने में भारत का यूरोपीकरण बड़ा कारगर उपाय था। यूरोपीकरण करने के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। उनकी प्रत्यक्ष शिक्षा के ही यूरोपीकरण की योजना इतनी यशस्वी हुई कि आज हम जानते तक नहीं हैं कि हम यूरोपीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यूरोपीय सोच से जी रहे हैं। भारत को अभारत बनाने की प्रक्रिया 200 वर्ष पूर्व शुरू हुई और आज भी चल रही है। हम निरंतर उल्टी दिशा में जा रहे हैं और उसे विकास कह रहे हैं।
अब प्रथम आवश्यकता दिशा बदलने की है। दिशा बदले बिना तो कोई भी प्रयास यशस्वी होने वाला नहीं है। इस ग्रंथमाला में दिशा कैसे बदलना, दिशा बदलकर कहाँ जाना, कैसे जाना, क्यों जाना, मार्ग में कौन से अवरोध हैं, इन अवरोधों को कैसे पार करना आदि विषयों की यथासंभव विस्तार से चर्चा की गई है। आज भारत में अच्छी शिक्षा की चर्चा सर्वत्र होती है, परंतु भारतीय शिक्षा की नहीं। अर्थात एक छोटा वर्ग है जो भारतीय शिक्षा की बात करता है, परंतु दोनों वर्गों की अपने अपने विषय की कल्पनाएं बहुत मजेदार हैं। अच्छी शिक्षा के पक्षधर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को, तो कभी ऊंचे शुल्क वाली शिक्षा को, तो कभी संगणक जैसे भरपूर साधन सामग्री के उपयोग वाली शिक्षा को, तो कभी अच्छे वेतन वाली नौकरी मिले ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने वाली शिक्षा को अच्छी शिक्षा कहते हैं। ये सभी आयाम एक साथ हों तो वह उत्तम शिक्षा है। ऐसी शिक्षा देने वाले विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय श्रेष्ठ हैं। भारतीय शिक्षा के पक्षधर संस्कृत में लिखे गए ज्योतिष, व्याकरण जैसे वेदांगों की, न्यायशास्त्र जैसे ग्रंथों की, वैदिक गणित जैसे विषयों की शिक्षा को भारतीय शिक्षा कहते हैं। वेदों, वेदांत और योग दर्शन, उपनिषद आदि की शिक्षा को भारतीय शिक्षा कहते हैं। दोनों ही वर्गों में उत्तम विद्या केंद्रों के नमूने हैं, परंतु देश और दुनिया की स्थिति तो उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही है, संकट जा रहे हैं। इसलिए इन सभी प्रयासों का स्वरूप का आकलन और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इसका चिंतन आवश्यक है। जो लोग अच्छी शिक्षा के पक्षधर हैं, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना समझने की, और जो लोग भारतीय शिक्षा के प्रयासों में रत हैं, उन्हें युगानुकूल शिक्षा की संकल्पना समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष स्वभाव होता है जिसके अनुसार उसका स्वधर्म निश्चित होता है। राष्ट्र की जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि ही उसका स्वधर्म है। इस जीवन में और इस जगत में राष्ट्र की क्या भूमिका है, यह जानना ही राष्ट्र का स्वधर्म जानना है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत का स्वभाव आध्यात्मिक है, इसलिए विश्व के प्रति स्वधर्म के अनुसार ही राष्ट्र जीवन की सभी व्यवस्थाएं बनती हैं, संकल्पनाएं और संबंध बनते हैं। अर्थात स्वभाव, स्वधर्म, व्यवहार, व्यवस्थाएं, समझ सब एक दूसरे के अनुकूल और अनुरूप होकर एक समग्र जीवन शैली बनती है, जिसे उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शैली कहा जाता है। उसे ही संस्कृति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते होते उसकी परंपरा बनती है। शिक्षा संस्कृति की परंपरा बनाए रखने का, उसे निरंतर परिष्कृत करने का, उसे नष्ट नहीं होने देने का एकमात्र साधन है। अच्छी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों के पक्षधरों को राष्ट्रीयता और उसके सभी व्यावहारिक आयामों को एक साथ रखकर समग्रता में अपना चिंतन विकसित करने की आवश्यकता है। यह ग्रंथमाला इसके लिए संकेत मात्र देने का प्रयास करती है। शिक्षा का भारतीयकरण करने की दिशा में यदि समग्रता में प्रयास करना है तो हमें एक सर्व आयामी प्रतिमान का विचार करना होगा। इस बात का विशेष उल्लेख इसलिए करना है क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वर्तमान ढांचे में ही भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार कुछ बातें जोड़ने का आग्रह रखता है। सरकार भी इनमें एक है। ये प्रयास उपयोगी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज सर्वथा विपरीत स्थिति में भी भारत जीवित है, तो इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही है। शिक्षा के ऐसे असंख्य छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रयास आज चल रहे हैं, परंतु भारत को भारत बनाना है तो आमूल और संपूर्ण परिवर्तन की रूपरेखा तो हमारे पास होनी ही चाहिए। समग्र विकास प्रतिमान नाम से ऐसे प्रतिमान का निरूपण यहाँ किया गया है, और जो भी प्रयोग करना चाहता है उसकी सहायता वह कर सकता है। पश्चिमी प्रभाव से शिक्षा की मुक्ति का सीधा अर्थ है सरकार के स्थान पर शिक्षकों का शिक्षा पर नियंत्रण, परंतु यह समीकरण अभी तो असंभव सी लगने वाली अत्यंत अव्यावहारिक कल्पना है। एक ओर सरकार से स्थिति चाहे संभले या ना संभले, वह शिक्षा को नियंत्रक से मुक्त नहीं कर सकती। दूसरी ओर सरकार या प्रजा कितनी भी आग्रह रहे, शिक्षक वर्ग शिक्षा का जिम्मेदारी पूर्वक नियंत्रण करने के लिए इच्छुक नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जो सुलझाना महाकठिन काम है, परंतु जिसकी ओर खास ध्यान ही नहीं दिया गया है। उल्टे सब कहा करते हैं कि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एक वर्ग तो ऐसा भी कहने वाला है कि शिक्षा के सर्व अधिकार तो शिक्षकों के पास होने चाहिए, परंतु कर्तव्य सारे सरकार के पास, विशेष रूप से आर्थिक कर्तव्य। शिक्षा की बात दोनों के लिए गौण है, प्रशासकीय अधिकार शिक्षकों के और वित्तीय जिम्मेदारी सरकार की। ऐसे समीकरण को स्वायत्तता कहा जाता है। सैद्धांतिक, व्यवहारिक और पारंपरिक दृष्टि से यह कभी भी संभव नहीं होने वाली बात है। इस कठिन पहेली को कैसे सुलझाएं, इसके भी संकेत इसमें दिए गए हैं। समग्रता में यदि शिक्षा का विचार करना है तो पठन पाठन विधि, पाठ्यक्रम
विषय वस्तु आदि बातों का पुनर्विचार करना होगा। इस कथन से तो लगभग सभी सहमत होंगे, परंतु अच्छा पढ़ने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, आहार, निद्रा, खेल, व्यायाम, सत्संग, सेवा, संयम, अनुशासन आदि को भी उतना ही महत्व देना होगा। विद्यालय में अध्ययन अध्यापन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भवन की रचना, पानी की, कचरे की निकासी की, गणवेश की, पर्यावरण की रक्षा की व्यवस्थाओं का है। इनका विचार नहीं करना अधूरी शिक्षा की निशानी है। विद्यालय के समय गणवेश, वाहन व्यवस्था, बगीचा, रंगमंच कार्यक्रम आदि के बारे में शास्त्रीय, आर्थिक, सुविधा की और स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करना ही शैक्षिक दृष्टि है। व्यवहार या व्यवस्था की एक भी बात नहीं है जिसका शैक्षिक दृष्टि से विचार ना किया जा सकता हो। आज कक्षा कक्ष में विषयों की शिक्षा और कक्षा कक्ष के अंदर और बाहर की व्यवस्थाओं का संबंध जोड़ने की आवश्यकता का आग्रह किया गया है। भारत आज पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त है। पश्चिम अपनी दृष्टि को वैश्विक कह रहा है। उसके प्रभाव में आज हम भी पश्चिम दृष्टि को वैश्विक दृष्टि कह रहे हैं। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस पश्चिमी दृष्टि को समझें, भारत की दृष्टि और पश्चिमी दृष्टि में क्या अंतर है यह भी समझें और सही वैश्विकता किसे कहते हैं इसका विचार करें। यह तो भारत की वर्तमान शिक्षा की स्थिति समझने का प्रयास है, परंतु अधिक कठिन तो अगले दो चरण हैं। पहला चरण है पश्चिमीकरण से मुक्ति का क्या स्वरूप है। पश्चिमी प्रभाव को नष्ट करने का अर्थ क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम उल्टी दिशा में अर्थात पश्चिमीकरण की दिशा में इतने दूर निकल गए हैं कि सही मार्ग पर का एक एक पड़ाव, छोटे से छोटा कदम भी हमें अव्यवहारिक लगने लगेगा। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि शिक्षा की भारतीय संकल्पना के अनुसार शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए तो ये बात सर्वथा अव्यवहारिक लगेगी। यदि हम कहें कि अंग्रेजी से अध्ययन को मुक्त करना चाहिए तो वह भी अव्यवहारिक लगेगा। यदि कहा जाए कि साधन सामग्री की भरमार कम करनी चाहिए तो वह भी अव्यवहारिक लगेगा। और यदि कहें कि शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए तो वह सर्वथा अव्यवहारिक लगेगा। अर्थात शिक्षा को पश्चिमीकरण से मुक्त करने का अर्थ समझना और उसे हृदयस्थ और मस्तिष्कस्थ करना होगा। बाद में उसके क्रियान्वयन की भी बात आएगी। दूसरा चरण होगा पश्चिमीकरण से शिक्षा को मुक्त कर उसे भारतीय बनाना। यह भी पर्याप्त अध्ययन की अपेक्षा करेगा। इस प्रकार शिक्षा के भारतीयकरण का विषय विश्लेषण पूर्वक समझना होगा। एक बार भारतीय शिक्षा की भारत में प्रतिष्ठा होगी और भारत भारत बनेगा, तब फिर भारत की विश्व में क्या भूमिका है, इस विषय का विचार करने का विषय आता है। आज विश्व संकटों से ग्रस्त है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी जीवन दृष्टि का प्रभाव ही है। पश्चिम की जीवन दृष्टि शेष विश्व के लिए ही नहीं तो उसके अपने लिए भी विनाशक ही है। विश्व को और पश्चिम को बचाने वाली तो भारतीय जीवन दृष्टि ही है। हमें 4 आयामों में विश्व स्थिति और भारत के बारे में विचार करना होगा। 1 पश्चिम की दृष्टि में पश्चिम, 2 पश्चिम की दृष्टि में भारत, 3 भारत की दृष्टि में पश्चिम और भारत की दृष्टि में भारत। ऐसा विश्लेषण पूर्वक आकलन करने के बाद भारत विश्व के हित और सुख के लिए क्या कर सकता है, इसका विचार करने का रास्ता खुलेगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी कि वास्तव में भारत विश्व का कल्याण कर सकता है। इस प्रकार सभी आयामों में शिक्षा का भारतीयकरण का विचार इस ग्रंथमाला में किया गया है। के निर्माण में अधिकाधिक विद्वजनों एवं सामान्य जनों को सहभागी बनाने का प्रयास किया गया है। ग्रंथों में विभिन्न विषयों पर प्रश्नावलियां बनाकर संबंधित समूहों को भेजकर उनसे उत्तर मंगवाकर उनका संकलन किया गया और निष्कर्ष निकाले गए। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से कम 5000 लोगों तक पहुंचना हुआ। इस प्रकार से अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न महानगरों में जाकर विद्वान प्राध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। तीसरा माध्यम था विद्वत गोष्ठियों का। प्रत्येक ग्रंथ के विषय में एक ऐसी 5 अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनमें कुल मिलाकर 500 से भी अधिक विद्वानों ने भाग लिया। इन विषयों पर स्थानिक स्वरूप की भी 20 से अधिक गोष्ठियां हुई। उनसे पूर्व ग्रंथमाला निर्माण की पूर्व तैयारी के रूप में 30 के लगभग ग्रंथ गोष्ठियां हुई। इस ग्रंथ निर्माण के अनुवाद, संकलन, संपादन, संक्षेपीकरण, जानकारी का पृथक्करण, उसके आधार पर निष्कर्ष, मुद्रित शोधन, चिकित्सक बुद्धि में से पठन आदि संदर्भ कार्यों में अनेकानेक लोग सहभागी हुए। इस प्रकार इन ग्रंथों का निर्माण सामूहिक प्रयास का फल है। इसमें सहभागी प्रमुख लोगों की सूची भी इतनी लंबी है कि उसे यहाँ नहीं दी जा सकती, उसे परिशिष्ट में दिया गया है।
पुनरुत्थान विद्यापीठ उन सभी सहायकों और सहभागियों का आभारी है। यह ग्रंथमाला किसके लिए है? इस प्रश्न का सरल उत्तर होगा सबके लिए। फिर भी कुछ स्पष्टताओं की आवश्यकता है। यह ग्रंथमाला भारतीय शिक्षा के प्रश्न को समग्रता में समझना और सुलझाना चाहते हैं उनके लिए है। यह ग्रंथमाला भारतीय शिक्षा के विषय में अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए है। यह ग्रंथमाला शिक्षा के भारतीय प्रतिमान को लेकर जो प्रयोग करना चाहते हैं उनके लिए चिंतन प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथमाला विश्वविद्यालयों के अध्ययन मंडलों को भारतीय संकल्पना के अनुसार विभिन्न विषयों के स्वरूप गढ़ने हेतु सूत्र देने का प्रयास करती है। यह ग्रंथमाला सरकार के शिक्षा विषयक नीति धारकों को एक संदर्भ प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। देश भर में शिक्षा विषयक प्रयोग कर रहे शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों को शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने हेतु कार्य योजना की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथमाला पश्चिमीकरण से भारतीय मानस की मुक्ति हेतु प्रयास करने वाले सबको एक संदर्भ प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। अधिकांश ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा का भारतीयकरण शिक्षा विभाग का विषय है, इसलिए इस विषय की चर्चा विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग में, बीएड या एमएड कॉलेजों में शिक्षकों की सभाओं में की जाती है। गोष्ठियों और परिचर्चाओं का आयोजन भी शैक्षिक संगठनों द्वारा अथवा सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा होता है। इसी क्रम में ऐसा मान लिया जाता है कि शिक्षा विषयक यह ग्रंथमाला या अन्य पुस्तकें शिक्षा विषय के प्राध्यापकों के लिए है। इसका ही स्वाभाविक अंग यह बनता है कि शिक्षा विषयक कार्यक्रमों में शिक्षा, मनोविज्ञान, अध्ययन, अध्यापन पद्धति, परीक्षा अथवा मूल्यांकन, विद्यार्थियों का चरित्र, शिक्षक की निष्ठा, जीवन मूल्य आदि की चर्चा होती है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की चर्चा नहीं होती क्योंकि उनके विषय में तो उन विषयों के शास्त्रों के जानकार विद्वानों की भूमिका होती है, शिक्षा शास्त्र विषय के अध्यापकों की नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षा शास्त्र अपने आप को अध्ययन और अध्यापन तक सीमित रखता है। क्या पढ़ाना है उसके विषय में अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता, अर्थात शिक्षा विभाग शिक्षक को अच्छा शिक्षक अर्थात सिखाने की कला में निपुण बनाने के लिए है। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री के विषय में उसकी भूमिका नहीं है। शिक्षा के भारतीयकरण हेतु इतनी सीमित भूमिका से काम नहीं चलेगा। इस अर्थ में ये एक वैचारिक विषय है और देश के सर्वसामान्य बौद्धिक वर्ग के लिए इसकी चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। पढ़ने वाले छोटे से विद्यार्थी से लेकर किसी भी विषय का अध्ययन करने वाले अध्यापक अथवा किसी भी क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों, समाज का हित चाहने वाले राजनीति के क्षेत्र के लोगों तथा संतों, धर्माचार्यों आदि सबका यह विषय बनता है। शिक्षा के पश्चिमीकरण ने अर्थ क्षेत्र, राजनीति, शासन, समाज व्यवस्था, कुटुंब जीवन, उद्योग तंत्र आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसलिए भारतीयकरण भी सभी क्षेत्रों के सरोकार का विषय बनेगा। शिक्षा अपने आप में तो ऐसा कोई विषय नहीं है, अतः सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने अपने क्षेत्र के विचार और व्यवस्था के संबंध में तथा शिक्षा के संबंध में साथ साथ विचार करना होगा। भारतीयकरण का विचार भी समग्रता में ही हो सकता है। इस ग्रंथमाला में इसी प्रकार की भूमिका अपनाई गई है। यह ग्रंथमाला कुछ विस्तृत सी लगती है, फिर भी यह प्राथमिक स्वरूप का ही प्रतिपादन है। इस ग्रंथमाला का कथन एक ग्रंथ में भी हो सकता है और कोई चाहे तो आधे ग्रंथ में भी हो सकता है, परंतु इतना विस्तार करने पर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना शेष है। ऐसे कई विषय हैं जिन पर अधिक सामग्री चाहिए। ऐसे कई विषय हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथों की रचना होने की आवश्यकता है, परंतु यहाँ एक सीमा है। सुधी लोग आवश्यकता के अनुसार इस विषय को आगे बढ़ाते ही रहेंगे, ऐसा विश्वास है। इस ग्रंथमाला के माध्यम से विद्यापीठ ऐसे सभी लोगों का भारतीय शिक्षा के विषय पर ध्रुवीकरण करना चाहता है जो भारतीय शिक्षा के विषय में चिंतित हैं, कुछ करना चाहते हैं, अन्य प्रकार से कुछ कर रहे हैं और जिज्ञासु और प्रयोगशील हैं। इस दृष्टि से भविष्य में इसका भारत की अन्याय भाषाओं में अनुवाद हो, यह पुनरुत्थान विद्यापीठ की आकांक्षा रहेगी। साथ ही अनुवर्ती कार्य के रूप में इस ग्रंथमाला के आधार पर चर्चा सत्रों और अभ्यास वर्गों का आयोजन हो, ऐसी भी अपेक्षा रहेगी। शिशु अवस्था में घर से प्रारंभ कर विश्वविद्यालय तक और बाद में समाज के व्यापक क्षेत्र में शिक्षा के भारतीयकरण के प्रभावी प्रयास हों, इस दृष्टि से इस ग्रंथमाला जैसे सैकड़ों ग्रंथों की रचना करने की आवश्यकता रहेगी। शेष विद्वानों से लेकर शिशु और बालावस्था के विद्यार्थियों तक तथा गृहिणियों, व्यापारियों, राजनयिकों, उद्योजकों, कारीगरों तक यह विषय पहुंचे, इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार का विपुल साहित्य निर्माण होने की आवश्यकता है। जनमानस को आप्लावित करने वाले साहित्य के निर्माण हेतु यह ग्रंथमाला एक प्रस्थान बिंदु बनती है, तो हमें अपने प्रयास सार्थक हुए ऐसा लगेगा।
इस ग्रंथों की शैली को हम पुराण शैली कह सकते हैं। पुराण शैली के लिए दूसरा शब्द है व्यास शैली। हर बिंदु को उदाहरणों सहित, विश्लेषण सहित, किंचित पुनरावर्तन के साथ स्पष्ट करने को व्यास शैली कहते हैं। इससे दूसरे प्रकार की होती है समाज शैली, जो किसी भी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। जिन्हें विषय ज्ञात होता है, जो संदर्भ जानते हैं, जो सद्यग्राही होते हैं, उनके लिए समाज शैली अनुकूल होती है। वे व्यास शैली से कभी कभी चिढ़ते भी हैं, परंतु सर्वसामान्य पाठक वर्ग के लिए व्यास शैली अनुकूल होती है। भारतीय शिक्षा का विषय ज्ञानात्मक दृष्टि से गंभीर है, व्यवहार की दृष्टि से तो और भी गंभीर और उलझा हुआ है, इसलिए उसे सुलझाने के लिए व्यास शैली ही चाहिए। कभी कभी तो यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैसा मामला हो जाता है। हम सबका सौभाग्य है कि इस ग्रंथमाला का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत के कर कमलों से हो रहा है। पुनश्च सभी परामर्शकों, मार्गदर्शकों, सहभागियों, सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये ग्रंथमाला पाठकों के हाथों सौंप रहे हैं। ग्रंथ में विषय प्रतिपादन, निरूपण शैली, रचना, भाषा शुद्धि की दृष्टि से दोष रहे ही होंगे। संपादकों की मर्यादा समझकर पाठक इसे क्षमा करें, स्वयं सुधार कर लें और उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करें, यही निवेदन है। इति शुभम। श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर क्षेत्र बासर का क्षेत्र महात्म्य। वाग्देवी, माँ वीणापाणी, शारदा, विद्यादायिनी आदि नामों से स्मरण की जाने वाली माँ वाणी अर्थात सरस्वती जी के भारत में दो ही प्राचीन देवस्थल माने जाते हैं। पहला आंध्र प्रदेश में, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के इस बासा स्थित वैदिक कालीन देवस्थल के बारे में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से निराश और उदास होकर महर्षि व्यास, उनके पुत्र शुकदेव जी एवं अन्य अनुयायी दक्षिण की ओर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और गोदावरी के तट पर तप के लिए उन्होंने डेरा डाल दिया। उनके निवास के कारण वह स्थान व्यासर कहा जाने लगा, जो कालांतर में बासर हो गया। ऋषि व्यास नित्य प्रति जब स्नान करके आते तो गोदावरी की 3 मुट्ठी बालू लाते थे और 3 ढेर बना देते थे। बालू में हल्दी का भी घोल मिलाया गया और फिर धीरे धीरे ये ढेर आकार लेते गए और इन्होंने 3 देवियों लक्ष्मी, शारदा एवं गौरी का रूप ले लिया।